नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ABR कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, हम इस क्लास में लेके आए हैं प्राचीन इतिहास का 5वां पार्ट, जो कि है मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने यूनानियों को भारत से खदेड़ दिया था, यानी कि भारत से बाहर कर दिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दिया था। सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? तो क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर था। किसकी मृत्यु के बाद? सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था कौन? सिकंदर का सेनापति। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहां तक फैला हुआ था? तो सिंधु नदी तक फैला हुआ था उत्तर पश्चिम में। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध शिक्षक जो कि चाणक्य, शिक्षा के किस केंद्र से जुड़े हुए थे? तक्षशिला से जुड़े हुए थे। पांडुलिपियों में मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? तो आर शाम शास्त्री थे। बात करते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मुख्यतः रूप से किससे संबंधित है? तो राजनीतिक राज्य शिल्प से संबंधित है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? तो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत भारत का पहला दौरा था, जिसका वो कौन था? तो मैगस्थनीज था। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान कहाँ पे अशांति फैली थी? तो तक्षशिला में अशांति थी बिंदुसार के शासनकाल के दौरान। नेक्स्ट बात करते हैं, बिंदुसार ने किसके विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा था? तो उज्जैन में विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा था। अशोक किस वंश का राजा था? तो अशोक है जो मौर्य वंश का राजा था। सम्राट अशोक की पत्नी कौन थी जिसने उन्हें प्रभावित किया था? तो करुवाकी जो है सम्राट अशोक की पत्नी थी और उनसे प्रभावित थे सम्राट अशोक। किस भारतीय शासक ने कलिंग युद्ध लड़ा? तो अशोक ने लड़ा था कलिंग युद्ध। मौर्य वंश में कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व हुआ था मौर्य वंश में कलिंग युद्ध। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन आया था? तो कलिंग के युद्ध के कारण जो है अशोक की प्रशासनिक नीति थी उसमें गहरा परिवर्तन हुआ था। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के जनहानि का उल्लेख किया गया है और युद्ध के त्याग की घोषणा की गई है? तो शिलालेख 8 में किया गया है इसका उल्लेख। नेक्स्ट बात करते हैं, बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाला भिक्षु कौन था? तो उपगुप्ता है जो बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाला भिक्षु था। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया? तो ब्रह्म लिपि का प्रयोग किया गया है। ब्राह्मी लिपि से लिखे गए हैं अशोक के शिलालेख। अशोक के साम्राज्य के किस भाग में उसके शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं? तो उत्तरी पश्चिम जो शिलालेख है उसमें खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं, जो कि अशोक साम्राज्य के शिलालेख हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अशोक के अधीन मौर्य राजशाही का सबसे सटीक विवरण क्या है? तो क्या है? प्रबुद्ध निरंकुशता जो है वो अशोक के अधीन मौर्य शाही का जो राजशाही है उसका सटीक विवरण है। नेक्स्ट बात करते हैं, सारनाथ स्तंभ पर उकेरे गए जानवर कौन से हैं? तो सारनाथ पर उकेरे गए जानवर हैं, हाथी है जो पूर्व में है, घोड़ा है पश्चिम पे है, और सिंह है उत्तर पे, और बैल है दक्षिण पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत सरकार ने किस शासक से अपने प्रतीकों को उधार लिया और अपनाया? तो अशोक के प्रतीकों को उधार लिया है और उनको अपनाया है भारत सरकार ने। राष्ट्रीय ध्वज में धर्म चक्र में कितनी तिलियां थी? यानी कि अशोक चक्र जो वो धर्म चक्र है उसमें 24 तिलियां हैं। मौर्य प्रशासन के तहत शीताध्यक्ष किसके प्रभारी अधिकारी थे? तो कृषि प्रभारी अधिकारी थे कौन? मौर्य प्रशासन के तहत शीताध्यक्ष। नेक्स्ट बात करते हैं, 3 अलग अलग कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों वाला एक स्तंभ कहाँ पर है? तो इलाहाबाद जो कि प्रयागराज में स्थित है। बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार का पुत्र था जो अशोक था। बात करते हैं, कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? तो अशोक बना। अशोक ने पूरे देश में बौद्ध धर्म का प्रचार
कैसे किया? तो धर्म महापात्रों को भेजकर अशोक ने पूरे भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया। सबसे प्रसिद्ध मौर्य शासक कौन था? तो सबसे प्रसिद्ध मौर्य शासक था अशोक। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे पहले किस मौर्य शासक के शिलालेखों के माध्यम से अपने संदेशों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है? तो अशोक ने किया है। किसने मूल रूप से प्रसिद्ध बौद्ध सांची स्तूप का निर्माण करवाया? तो अशोक ने करवाया। देवनमपिया और पियादसी के नाम से किसे जाना जाता है? तो अशोक को जाना जाता किस नाम से? देवनमपिया और पियादसी के नाम से। विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतकर विजय का त्याग कर दिया था? तो अशोक ने कलिंग युद्ध जीतकर जो है विजय का त्याग कर दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना। यूनानी इतिहासकार राजदूत जो कि मेगास्थनीज ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? तो चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत का दौरा किया था किसने? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान समाज कितनी जातियों में विभाजित किया गया था? तो 7 जो जातियों हैं उनमें विभाजित हो गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत के प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ का कौन सा स्तूप है जो वो निर्माण महान मौर्य राजा अशोक के द्वारा किया गया था? तो धमेख जो स्तूप का निर्माण है महान मौर्य राजा अशोक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अशोक ने किसका प्रचार करके अपने साम्राज्य को एक साथ रखने की कोशिश की थी? तो धम्म का प्रचार करके अपने साम्राज्य को एक करने की कोशिश की थी। नेक्स्ट बात करते हैं, अशोक ने धार्मिक अधिकारियों को नियुक्त किया है जिन्हें धम्म महामता कहा जाता था। बात करते हैं, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है तक्षशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट हम चलते हैं, उदयगिरी पहाड़ियों में हाथी गुफा शिलालेख किस राजा ने खुदवाया था? तो खारवेल राजा था जो उसने उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित जो हाथी गुफा उनमें शिलालेख करवाए थे, खुदवाए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, राजा खारवेल प्राचीन भारतीय राजा जिनकी जीवन प्रसिद्ध हाथी गुफा जो है शिलालेख में पाई गई है, उन्होंने कहां से शासन किया है? तो उन्होंने कलिंग से शासन किया है। नेक्स्ट चलते हम, नेक्स्ट बात करते हैं 45 की। तो तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? तो तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम है कलिंग। अशोक के शिलालेखों में से कौन सी जानकारी मिलती है? तो जीवन कहानी, आंतरिक नीति और विदेश नीति है जो है अशोक के शिलालेखों से जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में सबसे पुरानी जीवित रोक टक गुफाएं, बर्बार गुफाएं किस काल की हैं? तो मौर्य साम्राज्य की हैं। कौन सी? रोक टक गुफाएं और बर्बार गुफाएं। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा स्तंभ रोक स्तंभ को दर्शाते हैं? तो मौर्य स्तंभ है जो वो रोक स्तंभ को दर्शाते हैं। मौर्य काल में जो खान होती थी वो केवल राज्य का अधिकार होता था उन पर। बात करते हैं, अशोक का जोगड़ा शिलालेख किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में प्राप्त हुआ था। तो पाटलिपुत्र है जो वो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। भारत सरकार के प्रतीक चिन्ह में मौर्य वंश से किसे नहीं अपना गया? तो सत्यमेव जयते को नहीं अपनाया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सारनाथ में एक स्तंभ के शीर्ष पर रखे गए सिंह जिसे हम अपने नोटों पर देखते हैं, मूल रूप से वो किस सामग्री के उकेरे गए थे? तो पत्थर से उकेरे गए थे, पत्थर के ऊपर बनाए गए थे। श्रीलंका में सम्राट अशोक के समकालीन शासक कौन थे? तो श्रीलंका में जो सम्राट अशोक के समकालीन शासक थे वो थे दिश। नेक्स्ट है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो बृहदर्थ था जो पुष्यमित्र शुंग द्वारा मौर्य वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट बात करते हैं, बिहार के दीदारगंज में पाई गई प्रसिद्ध चोरी धारक मूर्ति को किस काल से संबंधित के रूप में
वर्गीकृत किया गया है। तो मौर्य जो काल है उसके रूप में वर्गीकृत किया गया है किसको? दीदारगंज में पाई गई चौरी की धारक मूर्ति को। नेक्स्ट हम बात करते हैं कहाँ में सुदर्शन झील मौर्यों के शासन के दौरान निर्मित एक कृत्रिम जलाशय था। तो गुजरात में जो है सुदर्शन झील मौर्यों के शासन काल के दौरान निर्मित एक कृत्रिम जलाशय था। नेक्स्ट हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तो कौन सी थी? तोसाली राजधानी थी भारतीय प्रांत की, जो कि मौर्य साम्राज्य की पूर्वी भारतीय प्रांत है। और आज की क्लास में हमारा इतना ही, लेकिन जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटे का बटन भी जरूर दबा दें और अपने दोस्तों में अपनी फैमिली में शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।